हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी ये बेसिक डीएलआर सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बेसिक सेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट के जो लोगों ने अभी स्टार्ट किया है कैट के लिए प्रिपेयर करना, उनको समझ आए कि लॉजिकल रीजनिंग को कैसे अप्रोच करना है। तो इस सीरीज के अंडर आफ्टर द लेक्चर्स ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशंस, आज हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्शन का, ठीक है। अब सिलेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जनरली हमें कुछ लोग दिए जाते हैं, 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, जिनमें से हमें टीम सेलेक्ट करनी होती है या फिर हमें लोगों को किसी पर्टिकुलर काम के लिए सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शंस आती है, लोगों की सिलेक्शन हो सकती है या फिर लोग ना होके बुक्स है, मान लीजिए कि मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी, इस तरह की 5 7 8 बुक्स दे रखी हैं, मुझे ये बुक्स सिलेक्ट करनी है या फिर मुझे कुछ कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। मतलब इन सेट्स के अंदर हमारे पास जनरली कुछ चीजों का ग्रुप दे रखा होगा जिसमें से कुछ हमें चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जो है ये नॉर्मली कंडीशंस बेस्ड जो है टॉपिक है, जिसमें हमारे सामने कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं कि ये कंडीशंस हैं भाई, इन कंडीशंस को यूज करके आप इन लोगों में से ये लोग चूज करो या फिर ये वाले कोर्सेज चूज करो, जो भी आपको जिस तरह की भी आपको कहानी सेट में दी जाती है, हम उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब अब इसका मैं एक जनरल सा आपको एक पैटर्न बताऊं, अगर जैसे मान लो कुछ ऐसे आ जाता है कि हमारे पास लेट से 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इन 6 में से मुझे लेट से 4 लोगों को सिलेक्ट करके एक कमेटी बनानी है या एक कोई टीम क्रिएट करनी है। वो टीम या वो कमेटी क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी होती हैं जनरली, तभी इसका नाम सिलेक्शन है। तो कंडीशन ये हो सकती है दैट इफ ए इज सिलेक्टेड, बी विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। इफ सी सिलेक्टेड, डी इज नॉट सिलेक्टेड, इस तरह की हमें कंडीशन दे रखी होती है। इफ डी इज सिलेक्टेड, ई शुड बी देयर, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंडीशन दे दी जाती है कि ये कंडीशंस हैं। फिर बोला जाता है कि ओके, अगर हमने बी को सेलेक्ट कर लिया तो बताओ कौन सा पर्सन इनमें से सिलेक्ट नहीं होगा, या हमने अगर डी को सेलेक्ट कर लिया तो कौन सी वाइबल टीम बनेगी, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस सामने हमारे आते हैं। अब होता यहाँ पे ये है कि ये क्योंकि सेट जो बनते हैं ये कंडीशन बेस्ड सेट बनते हैं, तो यहाँ पे अ, आपको कंडीशंस को दिमाग में रखना पड़ता है, पहली चीज। तो बेस्ट ये रहता है यार कि जो भी कंडीशंस होती है ना, उनको आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। तो जैसे मान लो मैंने जब ये लिखा था, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इफ ए सिलेक्टेड बी विल बी सिलेक्टेड, अगर ए सिलेक्ट हो रहा है तो बी भी सिलेक्ट होगा। तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ए सिलेक्ट हो रहा है तो बी भी होगा। इट डज नॉट मीन कि अगर बी होगा तो ए भी होगा, पहली बात। मैंने सिर्फ इतना बोला है, अगर ए सिलेक्ट होगा तो बी भी होगा। डजंट मीन के इसका रिवर्स भी चलेगा कि बी सिलेक्ट हो रहा है तो ए भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है यहाँ पे कि अगर बी सिलेक्ट नहीं होता है तो ए भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये पक्की बात है ना। अगर मैं बोल रहा हूं इफ ए सिलेक्टेड बी विल बी सिलेक्टेड, डजंट मीन कि अगर बी सिलेक्ट हो रहा है तो ए होगा, नहीं, वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर बी सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर पक्का है कि ए भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ए सिलेक्ट हुआ तो बी भी होगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है कि अगर ए सिलेक्ट हुआ तो बी भी होगा। इसका मतलब अगर बी नहीं होगा तो फिर ए भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ए हुआ तो बी भी होगा, ठीक है। तो ये ट्रू होगा, इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो, बट यहां से ये नहीं बोलोगे कि अगर बी हो रहा है तो ए भी होगा, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बोला था, अगर सी हो रहा है तो डी नहीं होगा। तो मैंने उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि अगर सी सिलेक्ट हो रहा है तो डी नहीं होगा, ठीक है। अब इससे इसको आप उल्टा नहीं कर सकते, इसको आप ये नहीं कह सकते कि अगर डी नहीं होगा तो सी सी होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। पर इतना जरूर है कि अगर डी हो गया तो फिर सी नहीं होगा। ये ट्रू है, अगर डी हो जाएगा सिलेक्ट तो फिर सी नहीं होगा। यहां पे क्या है, अगर सी हुआ तो डी नहीं होगा। इससे आप ये कह सकते हो कि अगर डी होगा तो फिर सी नहीं होगा, क्योंकि अगर डी हुआ तो फिर सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सी होता है तो फिर डी नहीं होगा। वो तो ये स्टेटमेंट कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसका निगेशन और इसका निगेशन चलेगा। फिर मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है, अगर डी और ई सिलेक्ट होंगे तो इकट्ठे होंगे, तो मैंने उसको कुछ इस तरह से डी और ई एक साथ मार्क करके और उसके ऊपर सर्कल बना दिया। अब ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे सिंबल्स हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आपको कंडीशन के साथ यहाँ पे डील तो करना पड़ेगा,
ठीक है। तो जब कंडीशंस के साथ डील करना पड़ता है तो बार बार सारी कंडीशंस पढ़ो, क्योंकि कंडीशन अल्टीमेटली याद रखनी पड़ेंगी सेट को सॉल्व करने के लिए। तो कंडीशंस को याद रखने से अच्छा है कि अगर आप उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप अपनी कोई टेक्निक बनाना चाहते हो, अपने को तरीके से लिखना चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में, मतलब लिखने का मतलब ये नहीं कि आप स्टेटमेंट को ऐसे पूरा का पूरा दोबारा लिख दोगे, वो काम नहीं करना है। सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है। इससे ये होगा कि कुछ चीजें याद हो जाएंगी, कुछ अगर नहीं भी याद होंगी तो सिंबल्स देखिए क्लियरली आपको दिख जाएगा कि इसका मतलब क्या है। बार बार पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर एक, यहाँ पे एक चीज तो ये है। ठीक है, सेकंड सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ ये 6 लोग हैं, हमने कुछ कंडीशंस लगाई, इन कंडीशंस के बेसिस पे हमें लोगों को किसी टीम में सिलेक्ट करना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप ये चीज मान के चलो कि जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, अगर सेट के अंदर मान लीजिए 3 4 5 कितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, सारे तो नहीं कहना चाहिए मुझे, बट क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन में जो कंडीशन, जो भी पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास, वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि सेकंड क्वेश्चन पे भी अप्लाई हो। ठीक है, सेकंड की इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि थर्ड पे भी अप्लाई हो। तो क्वेश्चंस जनरली इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, आप उनको इंडिपेंडेंट ही ट्रीट करोगे, अनलेस कि कहीं किसी क्वेश्चन में बोला ना जाए दैट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर सो एंड सो। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो वहां की इंफॉर्मेशन आप यूज कर पाओगे। अदरवाइज इन क्वेश्चंस के अंदर यू विल ट्रीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन एज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन के स्पेसिफिक कोई आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो ध्यान रहे वो इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी क्वेश्चन की है, वहीं पे यूज करके वहीं उसको खत्म कर देंगे आप। ठीक है, उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। नंबर एक, किसी भी क्वेश्चन का रिजल्ट भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप, जब तक ये क्वेश्चन बोल नहीं रहा कि आप पिछले क्वेश्चन से हेल्प ले लीजिए। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट जैसा नहीं है कि आपने एक टेबल बनाया और सारे क्वेश्चन उसी से होंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हर क्वेश्चन एक तरह से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन चलेगा। फिर यहाँ पे यार ध्यान ये रखना होता है आपको कि कुछ वर्ड्स हैं, मे, ठीक है, कुड, मस्ट, ठीक है, कैन नॉट, इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। अगर मे कुड आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबल आंसर्स है वो भी मेरी चॉइसेस, वो भी मेरा आंसर बन सकता है। अगर क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग मे बी ट्रू, कुड बी ट्रू, ठीक है, तो उस केस में जो ऑप्शंस प्रोबेबल ट्रू होंगे वो भी आपका आंसर बन सकते हैं। उस केस में होगा ये कि अगर मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 3 डेफिनेटली फॉल्स होंगे, एक जो होगा वो प्रोबेबली ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर मस्ट आ गया आपके पास, फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू, उस केस में फिर आपको डेफिनेट आंसर ढूंढना है। उस केस में अगर मान लीजिए 4 ऑप्शंस आ रही हैं, अगर 2 प्रोबेबल ट्रू है, एक डेफिनेटली फॉल्स है और एक डेफिनेटली ट्रू है, तो फिर आप डेफिनेटली ट्रू वाली के साथ जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन के अंदर ध्यान ये रखना है कि जब आप, और मैक्सिमम टाइम्स आपको ना ऑप्शंस देख के आंसर निकालने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टीम सेलेक्ट करनी है, आपको 8 लोग दे दिए, बोला गया कि टीम टीम सेलेक्ट करो इनमें से, तो यह पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल टीम। ऑब्वियसली बात है वहां पे आप ऑप्शन से करोगे। जब ऑप्शन से करोगे ना तो वहां पे ध्यान ये रखना है कि आपने पहली ऑप्शन देखी, ठीक है, अगर वो लग भी रहा है कि ये आंसर है मेरा, तब भी आप बाकी के ऑप्शन जरूर चेक करोगे, क्योंकि हो सकता है जो आपका आंसर बन रहा है वो एक प्रोबेबल आंसर हो, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो अगर आपका पहला ऑप्शन आपको लग रहा है यार कि हाँ ये आंसर हो सकता है मेरा, लेकिन तब भी आपने उसको ब्लाइंडली मार्क नहीं कर देना होता है, आपको बाकी के ऑप्शन भी चेक करने चाहिए कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। राइट, सो हमेशा इन क्वेश्चंस में आप चारों ऑप्शंस को ट्राई जरूर करो, खास करके उन क्वेश्चंस के अंदर जहां पे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे ऑप्शंस के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी अरेंजमेंट्स इनके अंदर भी होती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं होती, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन चलती है, क्योंकि हर क्वेश्चन की अपनी एक कहानी होती है, हर क्वेश्चन की अपनी एक इन्फॉर्मेशन रहती है। तो हमें क्वेश्चन स्पेसिफिक जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसके बेसिस पे हमें आप कह सकते हो कि अपनी अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ती है। ठीक है जी, तो आज इस वाले सेशन के अंदर हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। सिंगल क्वेश्चन वाले मैं सेट इसमें करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट सेशन है, तो बिल्कुल बेसिक सा। और इनफैक्ट ये पूरी की पूरी सीरीज जो हम कर रहे हैं ये बेसिक सीरीज है। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि
नहीं, ये मेरे काम की नहीं है, मुझे ये सब आता है। तो वो जो एक्चुअल कैट लेवल सीरीज है उसके लिए जा सकता है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको एक्चुअल कैट लेवल के सेट्स मिलेंगे। देर आर अराउंड 400 प्लस सेट्स इन दैट प्लेलिस्ट, आप उनके साथ जा सकते हो। और अगर किसी को यही बेसिक वाली सीरीज देखनी है तो उसके लिए भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें इस सीरीज के जो पहले लेक्चर्स हो रखे हैं उनका उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे दे रखी है आपको। ठीक है जी। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? 8 boys JK LM and OPQ go on a picnic in 2 batches of 4 each. Alright, ठीक है। 8 boys JK LM and OPQ go on a picnic in 2 batches of 4 each. J and L never go together. M and O do not go together. K and Q have to go together. ठीक है, तो ये कंडीशंस आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है? 8 लड़के हैं, JKLMNOP एंड Q। पिकनिक पे जाना है उनको, 2 बैचेस में जाना है ऑफ 4 ईच, मतलब एक बैच में 4 बॉयज हैं, दूसरे में 4 बॉयज हैं। अब कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन कह रही है जे एंड एल नेवर गो टुगेदर, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ जे क्रॉस एल। इसका मतलब है कि जे और एल इकट्ठे नहीं जा रहे। अब ये मेरी नोटेशन है, मेरा मेरा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। आप अपना कोई अलग बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन अब आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सो जे एंड नेवर गो टुगेदर, एम एंड ओ डू नॉट गो टुगेदर। फिर वही कहानी है कि एम और ओ एक साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। के एंड क्यू हैव टू गो टुगेदर, तो के और क्यू इकट्ठे जाएंगे हमेशा। तो ये 3 कंडीशन दे रखी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ के एंड एल गो इन वन बैच, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द अदर बैच। कैन बी वर्ड आ रहा है, ध्यान रखना, मैंने कहा था ना मस्ट कैन, ठीक है, इन इन वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। सो इफ के एंड एल गो इन वन बैच, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन द अदर बैच। देखिए अब एक बैच में कौन है? के और एल। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट बैच, सेकंड बैच। तो पहले बैच में के और एल है। अब मुझे इतना पता है के और क्यू एक साथ आएंगे, तो ये लिखने का फायदा ये है कि बार बार कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो के और क्यू एक साथ आएंगे, तो के आ गया तो क्यू यहाँ पे आ गया है। फिर एल और जे एक साथ नहीं जाएंगे, तो अगर एल आपने पहले ग्रुप में डाल दिया, जे इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अब एम और ओ एक साथ नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अगर एम इधर आता है तो ओ इधर आएगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है, के एल क्यू तो पक्का है ही है, ये तो जाना ही है, के और एल एक ग्रुप में जा ही रहे हैं कि एक साथ क्यू को आना ही आना है। एम और ओ एक साथ नहीं आएंगे, अगर एम इधर आएगा तो ओ इधर आएगा, अगर ओ इधर आएगा तो फिर एल इस तरफ है, जे और एल एक साथ नहीं है, एल इधर है तो जे इधर आएगा। अगर ओ इस टीम में गया तो एम को इस टीम में जाना पड़ेगा, राइट जी। अब मेरे पास, मैंने 6 लोगों को तो भेज दिया, पहली टीम मेरी तैयार है, दूसरी टीम मुझे देखनी पड़ेगी। तो दूसरी टीम में कौन कौन आ सकता है? जे ओ, हाँ जी, बचा कौन अब स्टार्ट कर रहे हैं के से ना, के एल एम एन, एन बच गया, ओ पी, एन और पी बच गए ना, क्यू वहां बैठा है, यहाँ पे भी एन और पी आ जाएंगे। इसका मतलब अगर के और एल एक टीम में जा रहे हैं, अगर उनकी टीम का नंबर 1 है, तो दूसरी टीम में जे ओ एन पी हो सकता है, या फिर दूसरी टीम में जे एम एन पी भी हो सकता है। और क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, इसलिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन द अदर टीम और अदर बैच, तभी इसलिए कैन बी वर्ड आ रहा है। तो आंसर या तो जे ओ एन पी होगा जो नहीं दे रखा, जे एम एन पी होगा जो दे रखा है इन द ऑप्शन सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बन जाएगा आंसर यहाँ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप इसके बाद। अब देखो यहाँ पे क्या है। सो 3 स्टूडेंट्स जिम ब्लैक एंड शेखर हैव टू सिलेक्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स। तो 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है, जिम ब्लैक और शेखर, और 3 सब्जेक्ट इनको चूज करने हैं आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड लॉ। अब कंडीशंस क्या दे रखी है? तो पहली कंडीशन ये दे रखी है दैट इफ लॉ इज सिलेक्टेड देन फिजिक्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड। ये जनरल सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है, जनरल बात हो रही है कि अगर आपने लॉ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर आप फिजिक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। लॉ सिलेक्ट करोगे तो फिजिक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते। बच्चों की बात हो रही है। इफ शेखर सिलेक्ट्स केमिस्ट्री, अगर शेखर ने केमिस्ट्री सिलेक्ट करी, ठीक है, अगर शेखर केमिस्ट्री सिलेक्ट कर रहा है, जिम डज नॉट सिलेक्ट लॉ। इसका मतलब है जिम जो है वो लॉ सिलेक्ट नहीं कर सकता, जिम कैन नॉट टेक लॉ, राइट, ये कंडीशन है।
इफ ब्लैक सिलेक्ट्स साइकोलॉजी, अगर ब्लैक जो है अगर वो साइकोलॉजी सिलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है शेखर कैन नॉट सिलेक्ट केमिस्ट्री, शेखर कैन नॉट सिलेक्ट केमिस्ट्री। तो इस केस में शेखर जो है वो केमिस्ट्री सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, शेखर केमिस्ट्री सिलेक्ट नहीं कर सकता है। एंड इफ जिम सिलेक्ट्स फिजिक्स, अगर जिम ने फिजिक्स सिलेक्ट करी है, जिम ने अगर फिजिक्स सिलेक्ट करी है, इसका मतलब शेखर जो है सिलेक्ट्स हिस्ट्री एंड लॉ। इस केस में शेखर जो होगा वो हिस्ट्री और लॉ सिलेक्ट करेगा, हिस्ट्री सिलेक्ट करेगा और लॉ सिलेक्ट करेगा। अब इसका उल्टा मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर शेखर ने हिस्ट्री और लॉ लिया तो जिम को फिजिक्स लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसने ये बोला अगर जिम सिलेक्ट करता है फिजिक्स को तो शेखर जो है वो हिस्ट्री और लॉ पक्का लेगा। डजंट मीन कि अगर शेखर ने हिस्ट्री और लॉ लिया हुआ तो जिम को फिजिक्स लेना है, रिवर्स नहीं है, इसमें कन्वर्स नहीं है, बोथ में नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रहे इस चीज का। हाँ, इतना जरूर है अगर शेखर हिस्ट्री और लॉ नहीं ले रहा तो जिम फिजिक्स नहीं लेगा, क्योंकि अगर जिम फिजिक्स लेता है तो फिर शेखर हिस्ट्री और लॉ लेगा। तो अगर शेखर ने हिस्ट्री लॉ नहीं लिया तो जिम भी फिजिक्स नहीं ले सकता, इसका मतलब ये है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ शेखर सिलेक्ट्स लॉ एंड ब्लैक सिलेक्ट्स साइकोलॉजी देन शेखर कैन नॉट सिलेक्ट। शेखर कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले सकता, कौन से सब्जेक्ट नहीं ले सकता? और ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन के अंदर दो ही सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे दो ही सब्जेक्ट देखने हैं कौन से शेखर नहीं ले सकता है। अब देखो यार, शेखर ने क्या किया यहाँ पे, शेखर ने सिलेक्ट किया लॉ को। अगर शेखर ने लॉ सिलेक्ट कर लिया तो ये जनरल इंफॉर्मेशन मुझे कह रही थी कि जो बच्चा लॉ लेगा वो फिजिक्स नहीं ले सकता। तो अगर शेखर ने लॉ लिया है, शेखर अगर लॉ सिलेक्ट करता है, इसका मतलब शेखर फिजिक्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उसने लॉ सिलेक्ट कर लिया। लॉ वाला बच्चा फिजिक्स सिलेक्ट नहीं करेगा। और क्या दिया है, ब्लैक सिलेक्ट्स साइकोलॉजी। अगर ब्लैक ने साइकोलॉजी सेलेक्ट करा तो क्या कंडीशन थी यहाँ पे, अगर ब्लैक साइकोलॉजी सेलेक्ट करता है तो उस केस में शेखर जो है वो केमिस्ट्री सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये कंडीशन थी मेरे पास। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि ब्लैक ने साइकोलॉजी सिलेक्ट करा है, इसका मतलब शेखर केमिस्ट्री को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो शेखर नहीं ले सकता, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, दैट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट तो ये पक्का नहीं लेगा। ठीक है जी, बाकी को पता नहीं अभी। राइट, तो आई होप जो चीजें आपको समझ आ रही होंगी कैसे हमें इंफॉर्मेशन को एक बार लिखना जरूर होता है। लिखो एक बार सारी इंफॉर्मेशन, जो कंडीशंस दे रखी है उन कंडीशंस को लिखो। लिखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या क्या आपको कहां से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, तो ये लिखना जरूरी है साथ में आप। चलिए थर्ड देखते हैं। सिंगल सिंगल, पहली क्लास में सिंगल जो क्वेश्चन वाले सेट ही मैंने उठाए हैं। अब यहाँ क्या बोला गया, पूजा, करीम, रौनक, शालू, टिंकू एंड उमेश, दे आर 6 प्लेयर्स आउट ऑफ whom 3 players हैव टू बी सिलेक्टेड एंड सेंड आउट फॉर अ मैच। तो 6 लोग हैं, पूजा, करीम, रौनक, शालू, टिंकू एंड उमेश। अब कंडीशंस क्या है, करीम एंड शालू डू नॉट गो टुगेदर, करीम और शालू साथ नहीं जा रहे। ठीक है, करीम और शालू ये साथ में नहीं है, एक साथ नहीं है ये। पूजा एंड करीम डू नॉट गो टुगेदर, करीम और पूजा भी साथ नहीं जाएंगे, करीम और पूजा ये भी साथ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है इफ टिंकू इज सिलेक्टेड पूजा मस्ट बी सिलेक्टेड। अगर आपने टिंकू को सिलेक्ट करा तो पूजा जरूर सिलेक्ट होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा सिलेक्ट होगी तो टिंकू भी होगा, नहीं। इसका मतलब ये जरूर कह सकते हो अगर पूजा सिलेक्ट नहीं होती है तो फिर टिंकू भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये जरूर है। अगर पूजा सिलेक्ट नहीं होती तो टिंकू भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर टिंकू सिलेक्ट हुआ तो पूजा होगी, वो तो कंडीशन कह रही है। अगर टिंकू सिलेक्ट होता है तो पूजा भी सिलेक्ट होगी, मतलब अगर पूजा सिलेक्ट नहीं होती है तो टिंकू भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर टिंकू सिलेक्ट हुआ तो पूजा होगी। ठीक है, सो इफ टिंकू सिलेक्टेड पूजा मस्ट बी सिलेक्टेड बट उमेश कैन नॉट बी सिलेक्टेड। तो अगर टिंकू सिलेक्ट होता है उमेश सिलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर उमेश सिलेक्ट होता है तो फिर टिंकू सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर टिंकू सिलेक्ट होता तो उमेश नहीं होता फिर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ क्रीम इज सिलेक्टेड देन हु मस्ट बी सिलेक्टेड। अगर आपने क्रीम को सिलेक्ट करा तो कौन सिलेक्ट होगा क्रीम के साथ? ठीक है ना,
अ, हमें 3 ही प्लेस सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो अगर मैंने क्या किया, हमने करीम को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो, अगर करीम सिलेक्ट होता है तो यहाँ से क्लियर है कि शालू सिलेक्ट नहीं होगी, पूजा सिलेक्ट नहीं होगी। तो करीम सिलेक्ट हुआ तो शालू सिलेक्ट नहीं हो सकती, पूजा सिलेक्ट नहीं हो सकती। और इस कंडीशन से ये भी दिख रहा है कि अगर पूजा सिलेक्ट नहीं हो रही तो टिंकू भी नहीं होगा, क्योंकि अगर टिंकू हुआ तो पूजा जरूर होगी। तो इसका मतलब अगर पूजा सिलेक्ट नहीं हो रही तो टिंकू भी सिलेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स शालू, पूजा, टिंकू ये बाहर हो गए। पूजा बाहर होगी, शालू बाहर होगी, टिंकू बाहर हो गया। बचा कौन फिर? करीम के साथ और कौन सिलेक्ट होगा फिर? करीम के साथ सिलेक्ट होगा फिर रौनक, या फिर रौनक एंड उमेश। ठीक है, रौनक और उमेश ये दो लोग सिलेक्ट होंगे करीम के साथ। सो रौनक उमेश मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट जी, अब यहां पे पढ़ो इसको। अब ये कह रहा है कि एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू, दे आर 9 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी who go to the chambers of their two directors A and B to talk to them about their grievances. Each director has time for only 3 employees. तो 9 में से टोटल 6 लोगों को ही वो लोग अटेंड कर पाएंगे। ठीक है ना? P has a priority and must be given preference by A और B. तो A और B में से एक बंदे को P को जरूर अटेंड करना पड़ेगा। और क्या कंडीशन है? R and N do not wish to go to the same director. तो R और N एक साथ नहीं जा रहे, तो R और N साथ में नहीं जा रहे। लिख लो इसको, लिखते रहो साथ में, जो भी है लिखना जरूरी है। ठीक है, पढ़ के सिर्फ कहानी पढ़ के समझ नहीं आएगा, जब तक लिखोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। R and N do not wish to go to the same director. S goes to A only and T goes to B only. इसका मतलब है अगर S को टाइम मिला, अगर S, क्योंकि देखो 9 में से सिर्फ 6 लोगों को ही वो टाइम दे पाएंगे, 3 लोगों को एक डायरेक्टर, 3 लोगों को दूसरा डायरेक्टर। तो अगर एस को टाइम मिलता है, एस को कोई डायरेक्टर मिलने के लिए तैयार होता है, तो एस जो है वो सिर्फ कहां जाएगा? गोज टू ए। एस सिर्फ ए के पास ही जाएगा, वो बी के पास नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर टी को टाइम मिलता है तो टी सिर्फ बी के पास ही जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, वो कम बैक सेइंग दैट नीदर ऑफ द डायरेक्टर्स हैज टाइम टू सी हिम। तो 9 में से 3 लोग तो बाहर करना ही है हमको, उन 3 में से एक तो ओ बाहर हो गया। ठीक है, ओ नहीं जा सकता, ओ कह रहा है मुझे कोई नहीं पूछ रहा। राइट जी, ओ बाहर हो गया। एम डज नॉट गो विद आर, एम आर के साथ नहीं जाता। यहां कर लेते हैं, एम और आर एक साथ नहीं जा रहे, आर एन के साथ भी नहीं जाएगा, आर एम के साथ भी नहीं जाएगा। एम डज नॉट गो विद आर एंड यू डज नॉट गो विद क्यू। तो यू क्यू के साथ नहीं जाएगा। एन एंड यू डू नॉट गो टुगेदर, एन और यू भी साथ में नहीं जाएंगे। तो यू जो है वो ना तो क्यू के साथ जाएगा ना ही वो एन के साथ जाएगा। ऐसे आर ना ही एम और एन के साथ जाएगा। ऑलराइट जी, कह रहा है इफ क्यू आर एस गो टुगेदर and are seen by one of the directors, then which director sees whom, assuming that M has opted out of the talks. M भी बाहर हो गया। ठीक है, M कह रहा है मुझे भी कोई नहीं देख रहा, O और M बाहर हो गए। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ क्यू आर एस गो टूगेदर एंड आर सीन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स। तो क्यू आर एस, अब क्योंकि टोटल 6 लोगों को ही अटेंड किया जा सकता है, एक डायरेक्टर 3 लोगों को अटेंड करेगा, तो एक टीम तो है क्यू आर एस की है कि क्यू आर एस दे गो टुगेदर, एक साथ जा रहे हैं वो लोग। तो क्यू आर एस एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, और इनको एक डायरेक्टर देख भी रहा है, अटेंड भी कर रहा है। अब देखो, लिखने का फायदा ये है कि अगर आपने इस तरह से कहानी लिखी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखी हुई है, तो आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा कि अगर एस जाएगा तो ए के पास ही जाएगा। ठीक है, एस जाएगा तो ए के पास जाएगा। इसका मतलब अगर क्यू आर एस को कोई डायरेक्टर मिलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि एस इस ग्रुप में है, तो ये लोग ए के पास जाएंगे। तो ये 3 लोग ए के पास जाएंगे, बाकी के जो 3 लोग होंगे वो बी के पास जाएंगे। वो कोई भी 3 हो सकते हैं, उनको देखना पड़ेगा। यही पूछा गया कि बाकी के जो लोग हैं, विच डायरेक्टर सीज होम। ठीक है, ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्टर आप किसको देख रहा है। इसका मतलब ए के पास जा रहा है क्यू और एस, विच मीन्स ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपके रिजेक्ट हो गए स्ट्रेट वे, क्योंकि ए जो है वो एस को जरूर मिलेगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में हम देख पा रहे हैं ए जो है
वो एस को नहीं देख रहा है, एस से नहीं मिल रहा है वो, ठीक है। तो सी और डी ऑप्शन गलत हो गया, आपका ऑप्शन बच गया ए और बी। अब देखने में लगता है कि बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें पी आ रहा है, पी एम टी आ रहा है, एम तो वैसे टॉप से बाहर हो चुका है, तो ऑप्शन बी भी गलत होना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्लियरली मेंशन है, लिखा है यहाँ पे एम हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द टॉप्स, एम बाहर हो चुका है। जब एम बाहर ही हो गया है तो फिर ऑप्शन बी रिजेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बच जाएगा आपके पास। तो बी जो है वो पी यू टी को देखेगा या पी एन टी को देखेगा, ठीक है जी। अदरवाइज भी बनाना हो तो बन भी जाएगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये केस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, वो भी बन जाएगा। अब उसमें आप एक चीज देखो कि एक ग्रुप में आपके पास कौन हो गए, क्यू आर एस आ गए, ठीक है ना। अब बचा कौन कौन है मेरे पास, दूसरे ग्रुप में कौन कौन लोग बच रहे हैं, एम बच रहा है, एन है, ओ टॉक से बाहर हो चुका है, पी क्यू आर पी बच गया, ठीक है, क्यू आर एस वो उस ग्रुप में चले गए, टी और यू इधर आ गए, ये लोग बच गए हमारे पास। क्यू आर एस उस ग्रुप में चले गए, 3 लोग वहां चले गए, 5 ये बच गया आपके पास, वो बाहर हो चुका है, इनफैक्ट एम ने भी बोल दिया कि वो भी बाहर है। तो बचा कौन आपके पास, एन पी टी यू, तो यही 4 लोग बच रहे हैं आपके पास, पी एन टी यू, 4 ये बच गए, एम और ओ बाहर हो गए 6, और क्यू आर एस एक ग्रुप में चले गए। तो ये 4 लोग बच रहे हैं हमारे पास, पी एन टी यू, जिसमें से ये क्लियरली मेंशन है पी की कोई प्रायोरिटी है, उसको तो जरूर मिलना, किसी किसी ने किसी डायरेक्टर ने, तो पी तो जरूर जाएगा, ठीक है, पी तो पक्का हो गया। अब बचे एन टी यू, इनमें से 2 लोग जाएंगे, तो यहाँ मेंशन है एन और यू एक साथ नहीं जाएंगे, मतलब एक ही बंदा जाएगा एन या यू में से। इसका मतलब एन और यू में से अगर एक ही जाएगा तो टी का जाना तो पक्का है फिर, तो फिर पी के साथ टी जाएगा, टी के साथ एन आ सकता है, या फिर पी और टी के साथ यू आ सकता है। अब क्योंकि टी जा रहा है तो टी को कौन मिलेगा, बी मिलेगा, तो इनको बी ही मिल सकता है, तो बी या तो पीटीएन का ग्रुप मिलेगा या पी यू टी को मिलेगा, वो पी एन टी या पी यू टी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर बन गया, आप इस तरह से भी इसको सोच सकते हो, बट इतना जाने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि पता है कि जब एम ने वॉकआउट ही कर लिया, वो बाहर ही हो गया है, तो फिर ऑप्शन ए ही आपके पास बचता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अभी यहाँ बोले जा रहा है 4 आउट ऑफ 7 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी आर टू बी सिलेक्टेड इन अ फुटबॉल टीम इन सच अ वे दैट इफ ए सिलेक्टेड बी कैन नॉट बी सिलेक्टेड इन दैट टीम एंड सो ऑन। तो यहाँ फिर से कंडीशन हमारे पास, तो यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, 4 आउट ऑफ द 7 हमें सिलेक्ट करने हैं फुटबॉल के लिए। किस तरह करने हैं कि अगर ए सिलेक्ट होता है बी कैन नॉट बी इन द टीम, तो अगर ए सिलेक्ट होता है तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर ए सिलेक्ट हो गया तो बी सिलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बी सिलेक्ट नहीं हुआ तो ए होगा, ठीक है। इसका मतलब हाँ, ये जरूर कह सकते हो आप कि अगर बी सिलेक्ट हुआ ए नहीं होगा, ये पक्की बात है। इसका इसका सीधा कन्वर्स ट्रू नहीं होगा कि बी सिलेक्ट नहीं, क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं कह रही है अगर ए सिलेक्ट हुआ तो बी नहीं होगा, डजंट मीन कि अगर बी नहीं हो रहा तो ए होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है बी नहीं हुआ तो ए भी नहीं हुआ, पॉसिबल है, ठीक है। बट इतना जरूर है अगर बी सिलेक्ट हो गया तो फिर ए नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ए सिलेक्ट हुआ तो बी को नहीं होना, समझा की बात। बी सिलेक्ट होगा तो ए पक्का सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ए सिलेक्ट हुआ तो बी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहां से आप ये कह सकते हो बी सिलेक्ट हो रहा है तो ए सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और क्या दिया है, इफ बी सिलेक्टेड ई कैन नॉट बी इन दैट टीम, सेम अगर बी सिलेक्ट हो गया तो ई नहीं होगा, विच मीन्स अगर ई हुआ तो फिर बी नहीं होगा, बिल्कुल वही ऊपर वाली कहानी है। इफ वन ऑफ डी एंड एफ इज सिलेक्टेड देन अदर मस्ट बी चूजन, इसका मतलब है डी और एफ में से अगर एक भी सिलेक्ट हुआ तो दूसरा होगा ही होगा, मतलब ये इकट्ठे होंगे। डी या एफ में से अगर एक सिलेक्ट कर लिया आपने तो दूसरा भी सिलेक्ट होगा, मतलब जब भी सिलेक्ट होंगे ये इकट्ठे ही होंगे ये दोनों, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है which of the following statements must be true, अगेन मस्ट वर्ड आ रहा है तो आपको आंसर वो मार्क करना है जो डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। तो मतलब हमें सारी ऑप्शंस वन बाय वन चेक करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या है, इफ बी सिलेक्टेड देन डी मस्ट बी चूजन, लेट्स सी, बी सिलेक्ट हुआ तो, अब ध्यान रखना 4 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है हमको, 4 प्लेयर्स को, ठीक है। और प्लेयर्स हमारे पास है कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी,
ठीक है, इन 7 में से 4 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, अगर फर्स्ट ऑप्शन से साथ जाएं तो ये कह रहा है अगर बी सिलेक्ट होता है तो डी भी होगा। लेट्स सी कि हो सकता है ये। देखो, अगर आपने बी को सिलेक्ट करा, अगर आपने बी को सिलेक्ट करा, इसका मतलब ये है आपने, आपको ए सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप ई को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बी सिलेक्ट हो रहा है तो एज पर दिस डिस्कशन ए सिलेक्ट नहीं हो सकता और ई सिलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी सिलेक्ट हुआ तो ए सिलेक्ट नहीं होगा और ई भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो 2 लोग तो बाहर हो गए। ध्यान रखना, 7 में से हमने 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मतलब 3 तो हमें बाहर करने हैं, 3 में से 2 ए और ई बाहर हो गए हैं। अब आपने ए बाहर कर दिया, ई बाहर कर दिया, बी आपने सिलेक्ट कर दिया। अब बचा कौन आपके पास? अब आपके पास बी के साथ बचा कौन है? बचा है सी, डी, एफ और जी, जिनमें से आपको 4 लोगों को चूज करना है। ठीक है, 4 लोगों को चूज करना है यहाँ पे। यार अगर आप डी को सिलेक्ट नहीं करते हो, अगर डी को सिलेक्ट नहीं करते हो तो एफ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एफ हुआ तो डी भी होगा, मतलब अगर होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर एक सिलेक्ट हुआ तो दूसरा भी होगा, मतलब अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक सिलेक्ट हुआ तो दूसरा होना ही होना है। तो डी एफ जब भी सिलेक्ट होंगे इकट्ठे होंगे। अगर आपने मान लीजिए पहला ऑप्शन कह रहा है इफ बी सिलेक्टेड डी मस्ट बी चूजन, अगर आप डी को ड्रॉप करते हो तो फिर आपको एफ को भी ड्रॉप करना पड़ जाएगा। अगर डी को ड्रॉप करोगे एफ को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, तो सी और जी बचे, 4 लोगों की टीम ही नहीं बन पाएगी, 4 लोगों की यहाँ पे टीम ही नहीं बन सकती। इसका मतलब ये है कि आपको बी के साथ डी चूज करना ही पड़ेगा, बी आ गया, साथ में डी चूज करना पड़ेगा, एफ चूज करना पड़ेगा, ये तो पक्के है ही हैं। और इनके साथ साथ या ऐसे लिख लो आप कि अगर आपने बी चूज किया तो डी और एफ तो चूज करना पड़ेगा, बाकी सी और जी में से कोई चूज कर लो, सी चूज कर सकते हो या बी और डी के साथ एफ और जी चूज कर सकते हो। तो सी और जी में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सी हो, जी भी हो सकता है, जरूरी नहीं जी हो, सी भी हो सकता है। बट अगर बी को सिलेक्ट करा तो ए और ई बाहर हो गए, तो आपको डी डेफिनेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ए मुझे लग रहा है कि मस्ट बी ट्रू है। ठीक है, चलिए अब बाकी ऑप्शन को चेक जरूर कर लेते हैं एक बार कि वो गलत क्यों है। ये कह रहा है, सेकंड कह रहा है इफ ए सिलेक्टेड सी मस्ट बी सिलेक्टेड। इतना पता यार कि अगर ए सिलेक्ट होगा तो बी नहीं होगा, ए अगर सिलेक्ट हो गया तो बी नहीं होगा, मतलब ए के साथ आपने बी का कॉम्बिनेशन हटा दिया, आपने ए को सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब बी नहीं सिलेक्ट होगा, बस इतना समझ आ रहा है। आपने ए को सिलेक्ट किया, बी नहीं होगा। अब ए के साथ बाकी 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, आप ए डी एफ, उसने कहा सी सिलेक्ट होना चाहिए, इफ ए सिलेक्टेड सी मस्ट बी सिलेक्टेड, नहीं करते सी को सिलेक्ट। मैं ए डी एफ और ई को सिलेक्ट कर लेता हूं, आप बोलो। ए डी ई एफ ने सिलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ई सिलेक्ट हो गया तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, नहीं हो रहा। ठीक है, डी और एफ इकट्ठे सेलेक्ट कर दिए मैंने, तो अगर ए सिलेक्ट हो गया तो डी एफ ई कोई भी हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो ए सिलेक्ट हुआ, डी हुआ, एफ हुआ और सी हो गया, ये भी कर सकते हो आप। ए सिलेक्ट होगा तो सी मस्ट बी सिलेक्टेड, जरूरी नहीं है, मस्ट वर्ड आ रहा है, सी मस्ट बी सिलेक्टेड जरूरी नहीं है, सी सिलेक्ट हो भी सकता है, सी सिलेक्ट नहीं भी हो सकता। सो सेकंड ऑप्शन इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, इट इज प्रोबेबली ट्रू ना, इट इज नॉट डेफिनेट ट्रू। ये एक प्रोबेबल आंसर बन रहा है मेरा, प्रोबेबल ट्रू हो सकता है, ये डेफिनेट ट्रू नहीं बन पा रहा। ठीक है, सी क्या बोल रहा है, इफ बी सिलेक्टेड जी मस्ट बी चूजन, वो हमने पहले बना दिया। जो बी सिलेक्ट हो रहा है तो पहला केस था, बी सिलेक्टेड है तो जी मस्ट बी चूजन, जरूरी नहीं है, बी सिलेक्ट हुआ है तो डी एफ के साथ सी भी आ सकता है, जी सिलेक्ट हो जरूरी नहीं है, सी भी हो सकता है। ठीक है, तो जी हो भी सकता है, आई एम नॉट सेइंग जी नहीं होगा, तो जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगेन डेफिनेट वाला केस नहीं है, प्रोबेबल वाला केस है, कि प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, डेफिनेट ट्रू नहीं हो सकता, इसलिए सी भी डेफिनेट आंसर नहीं है अपना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सी मस्ट बी सिलेक्टेड, जरूरी नहीं है, आप यही वाला केस पकड़ लो, इसमें सी सिलेक्ट नहीं हो रहा, आप ये वाला केस पकड़ लो, इसमें सी सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है ना, सो सी मस्ट बी सिलेक्टेड इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, और हम ये भी नहीं कह रहे कि सी सिलेक्ट होगा नहीं, हो भी सकता है, आप ये केस पकड़ लो, सी सिलेक्ट हो जाएगा। तो सी की सिलेक्शन होना जरूरी है ऐसा नहीं है, सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इतना पक्का है कि अगर बी सिलेक्ट हुआ तो डी पक्का होगा।
राइट। सो ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा, वो डेफिनेटली ट्रू ऑप्शन मेरी बन रही है। ठीक है जी। तो इसमें इस सेशन में हमने 5 सिंपल क्वेश्चंस किए हैं, सिंगल क्वेश्चन वाले 5 सेट हमने पकड़े हैं। ठीक है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर 2-3 क्लासेस और अभी हम करेंगे, जिसमें प्रॉपर सेट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक सेट के अंदर 2 या 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर लेके आएंगे। तो आई होप जो भी यहाँ पे इस बेसिक क्लास में हमने किया है वो सबको समझ आया होगा। बाकी इस बेसिक सीरीज की जो बाकी क्लासेस हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो एक्चुअल कैट लेवल जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि बेसिक सीरीज है, मेरे काम की नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दैट एक्चुअल कैट लेवल सीरीज, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। सो इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू।